वादा कीता सी, गारंटी दित्ती सी बिजली फ्री कर देंगे। मार्च दे विच आपां सौं चुकी 1 जुलाई तो फैसला कर लिया कि 1 जुलाई तो बाद 600 यूनिट टोटल फ्री। अज 90% घरां नूं बिजली दा बिल जीरो आ रहा है। तुहाडे भी बहुत सारे घरां च बिजली दा बिल जीरो आ रहा होना। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊਧਮ ਨਗਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ये मैंने पढ़ी है। मेरी बीवी वहीं खड़ी थी, कह रहे तुम इसे ले जाओ, ये वैसे भी घर पे नहीं रहता। तो उनको लगा ये तो इसकी बीवी भी इससे पल्ला छुड़ाना चाह रही है। और बेटी कह रही पापा विल दे अरेस्ट यू। मैंने कहा बेटा सो जा। कह रहे आई हैव टू बिकम फेमस। वो मुझे मेरी बेटी क्या कह रही है 11 साल की कि पापा जब अरेस्ट करके ले जाएंगे ना तो मुझे अपने साथ रख लेना, तो मेरी वीडियो ना पूरे स्कूल में चली जाएगी, तो आई विल बिकम फेमस। यहां बाप को जेल हो रही है बच्चे फेमस होने के चक्कर में। तो क्या किया फिर भाई साहब, 2 बजे तक इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो मैंने कहा यार तुम्हें जो करना करो, मैं सो रहा हूं जाके। मैं जाके कमरे में अपना जमीन पे बेड लगा के मैं सो गया। फिर 10 मिनट बाद ही दोबारा आए मेरे पास, करे सर कुछ बात कर ले। कर लो। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया आपके लिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया मेरे लिए, आप ही का है, मगर उसमें से मैंने इररिलेवेंट हटा दिए। मेरे स्टेटमेंट से मैं इनको जो नापसंद है ईडी को वो इन्होंने हटा दिए, खुद ही हटा दिए, और कह रहे हैं आप इसको साइन कर दो। तो मेरी बीवी क्या बोली, कह रही भैया जो हमारे घर मेड है ना रीना, वो भी नहीं करेगी। इतना पागल कोई होता है। इन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर से मेरी बात कराई 2 बार, रवीश भारद्वाज जी से। उन्होंने मुझे सटल वे में समझाने की कोशिश करी कि सर ये आपके लिए अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं उसी पे कर दीजिए, हम भी आपका अच्छा ही चाहते हैं। अफसर भी कह रहे हैं हम आपका अच्छा चाहते हैं। मैंने कहा आपका ये काम ही नहीं अच्छा चाहना, मेरा वकील मेरा अच्छा चाहता है, आप तो मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, मुझे मालूम है ये बात, और आपकी राय मुझे माननी नहीं है। आप मुझे एडवाइस करने वाले कोई नहीं है, मेरा लॉयर मुझे एडवाइस करेगा, मैं उसकी एडवाइस पे चलूंगा। आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए कोर्ट में, आप तो मेरे खिलाफ खड़े हो गए, आपकी राय मैं कैसे मान लूं। तो अब बात आती है सबूतों की कि सबूत क्या है सौरभ भारद्वाज के पास। तो दोस्तों एक मुझे ईडी वालों से बहुत सख्त शिकायत है, और घर में परिवार वालों को भी है, कि भाई ये जो 13 ठिकाने मेरे जहां छापे पड़े हैं, ये कम से कम मुझे तो बताया जाए कहां है, मैं कब्जा तो लूं उनके। भाई मेरे 13 ठिकानों पे कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा नहीं दे रहे, आप कम से कम मेरे को कब्जे में तो दो वो ठिकाने, मैं बेचूं उनको, डिस्पोज ऑफ करूं, या ईडी उनकी पावर ऑफ अटर्नी बना के दे मेरे नाम की कि जी हमारे हिसाब से ये आपके, तो भाई दे दो तुम मुझे। ये कौन से ठिकाने हैं। मेरी बेटी पूछ रही है पापा डू यू हैव एन ऑफिस। मैंने कहा बेटा वो तो सरकारी है। कह रही नहीं एक है ऑफिस जिसका फोटो चल रहा था। बेशर्मो, शर्म कर, डूब मर। इन लोगों को डूब मरना चाहिए। इन्होंने आज देश को क्या बना दिया है। मैंने इनको कहा यार एक बात बताओ, मैं 11 साल से एमएलए रहा, मेरे 11 साल के करियर में कम से कम 300 जेई एई एक्सीएनओ से मेरा पाला पड़ा होगा।
कम से कम 5 दर्जन एसएचओ से मेरा पाला पड़ा होगा मेरे एरिया के अंदर, अलग अलग 5-6 थानों के अंदर। कम से कम नहीं तो 1,500 ठेकेदारों से मेरा पाला पड़ा होगा, कम से कम। एक से पूछ लो, कोई एक आ जाए ये कहने की हमने उससे पैसा लिया, एक आदमी। 1,500 ठेकेदारों से काम करा होगा एज एन एमएलए, 300 इंजीनियरों से पाला पड़ा होगा, और पता नहीं कितने लोगों से पाला पड़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों से, कितनों से। एक आदमी ले आओ, कोई एक आदमी जो कह रहा हो कि भाई सौरभ भारद्वाज ने सड़क बनवाई थी, इतना पैसा ले लिया था, मैंने झूले लगवाए थे, इतना पैसा ले लिया था, इसका ये काम कराया था। अरे नंगा नाच हो रहा है। कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा कोई ईमानदार? तुम हर आदमी को चोर साबित करने में लगे हो। आप अपने देश की नींव को खराब कर रहे हो, आप अपनी जड़ें खराब कर रहे हो, क्योंकि आप किसी आदमी को ये क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे कि वो ईमानदार है। वो कोई क्यों ईमानदार रहेगा इस देश में? क्यों रहेगा? आप मुझे बताइए, आप इस देश को, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बर्बाद कर रही है? मेरी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी इस शनिवार को। दिस सैटरडे आई हैड अ पेरेंट टीचर मीटिंग फॉर माय डॉटर। 7वीं कक्षा में पढ़ती है, 11 साल की है। उसके टीचर से जाके इंटरव्यू ले लो आप। उसकी टीचर ने मुझे क्या कहा? सर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर एक अलग सी डेवलपमेंट में इसके अंदर देख रहा हूं। मैंने कहा क्या देख रहे हो जी? कह रही है कि सर ये क्लास में खड़े होकर लोगों को लेक्चर देती है कि एवरीथिंग इज मनी। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। मेरी बेटी आज अपनी क्लास में खड़े होकर ये कह रही है कि देयर इज फेम, कुछ नहीं है। ये मेरी क्लास टीचर, मेरी बेटी की क्लास टीचर ने मुझे बताया है। वो कहती है कि ये फेम, नाम, बाम, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है, पैसा कमा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपने इस देश के अंदर ऐसा माहौल कर दिया है कि ईमानदार आदमी एक तो गलियों की ठोकर खा रहा है, साला 15 साल पुरानी वैगनार में घूम रहा है। मेरे बैंक के अंदर आप पता करो कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। जब मैं मंत्री के पद से हटा था तो 5-6 लाख रुपए हुआ करते थे, खट 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 खत्म होता जा रहा है। शायद 22-23 हजार रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में। पेंशन शुरू नहीं हुई है, कह रहे हैं सरकारी अकाउंट खुलवा लो। पहले बोलते रहे प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस हो रही है। अब कह रहे हैं सर वो सरकारी अकाउंट, तनख्वाह प्राइवेट अकाउंट में आ जाएगी, पेंशन के लिए सरकारी अकाउंट खुलाओ। चलो खुला लेंगे। अब आगे बताता हूं। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इस देश के अंदर जितनी भी गैरत है लोगों के अंदर, उसको खत्म करते जा रहे हो। ये बात मेरी नहीं है, आप सोचो आप क्या कर रहे हो उस देश के साथ। तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने क्या काम किया आप सोचिएगा। उनके लैपटॉप में मेरा पहला और पूरा का पूरा बयान मौजूद है, आज भी मौजूद है। मेरी इस पूरी मीडिया बिरादरी से यह गुजारिश है कि आप ईडी पे प्रेशर बनाओ कि उस अफसर का लैपटॉप सीज किया जाए। मयंक अरोड़ा के लैपटॉप के अंदर मेरी स्टेटमेंट्स है और वो स्टेटमेंट कैसे बदली गई उसका भी रिकॉर्ड है, उसको निकाला जाए। मयंक अरोड़ा के लैपटॉप में मेरे घर के वाईफाई से मेरी स्टेटमेंट बाहर शेयर की गई, यह भी फॉरेंसिक एविडेंस है। ईडी इसके ऊपर कार्रवाई करे, ये फॉरेंसिक एविडेंस मीडिया के सामने पेश किया जाए। उसमें मेरी ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो इन्होंने भेजी, और फिर जब वापस बदल के आई इन्होंने मुझ पे प्रेशर किया कि आप इस स्टेटमेंट को साइन कीजिए। और बहुत प्रेशर के बाद मैंने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा, मेरी पूरी स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें दी वो मुझे दो, मैं उस पे साइन करूंगा, अधूरी पे क्यों करूंगा। कह रहे सर वो इररिलेवेंट है। मैंने कहा यू हैव नोबडी टू टेल मी कि वेदर माय स्टेटमेंट इज रिलेवेंट और नॉट, इट इज द कोर्ट व्हिच विल डिसाइड। आप कौन हैं? आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। आपका क्या काम है? सौरभ भारद्वाज को जेल डालना आपका काम नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है सच साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाए और कोर्ट डिसाइड करे। आप तो मेरा सच ही नहीं पहुंचने दे रहे कोर्ट में, आप ही डिसाइड कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? मतलब इनकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और ये प्रिंटर मेरा है,
इस प्रिंटर को वाईफाई पे कनेक्ट करके स्टेटमेंट्स प्रिंट आउट की गई, इसकी मेमोरी के अंदर वो आज भी है। मैं इस लैपटॉप को ईडी को इस प्रिंटर को ईडी को देना चाहता हूं। इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा लो, इसमें स्टेटमेंट भी है। और ईडी मेरे घर से डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई। एक कौन सा डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गई? हाई कोर्ट का एफिडेविट। जब उनको मेरी स्टेटमेंट और जवाबों में पता चला कि ये एफिडेविट तो मेरे फायदे का है, इस एफिडेविट में जो मिनट्स लगे हुए हैं वो तो ये दिखाते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने हर वो प्रयास किया जो कोई मंत्री कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया आप सुनिए। फिर दोबारा पंचनामा बनाया गया रात को। उस पंचनामे में से इस एविडेंस को जो सीज किया उन्होंने, उसको हटाया गया। ये 79 पेज का डॉक्यूमेंट है। पहले पंचनामे के अंदर जो उनके लैपटॉप में होगा और इस प्रिंटर की मेमोरी में है वो पंचनामा भी, उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट इन्होंने सीज किया, पंचों के और मेरे साइन कराए। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट की कॉपी की, अपने बैग में रखी और पंचनामे से उसको हटाया और उसके बाद पंचों के साइन कराए गए। ये किस काम के पंच हैं भैया? किस बात के पब्लिक विटनेस हैं? मतलब पूरी की पूरी मैनिपुलेशन उनके सामने हो रही है। पंचनामा साइन करके दोबारा पंचनामा बनाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट हटा के फिर से साइन कराए जा रहे हैं। मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम नहीं कहा, मैंने बेटी का, मैं उम्र में कम उम्र की थी लेडी, नाम बता देता हूं, स्नेहा जायसवाल, मैनेजर हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। मैंने कहा मैडम बेटा, पंच या पब्लिक विटनेस का क्या मतलब होता है? यहां जो हो रहा है उसको दर्ज किया जाए। इसमें यह सारी बकवास है। 7:15 पे आए, 7:30 बजे तलाशी इन्होंने हमारी ली, 8:15 बजे कुछ अफसर चले गए, फिर इन्होंने तलाशी शुरू की, 1:45 बजे बेटी आई, 1:15 बजे बच्चा आया, हमारा आदमी खाने लेने इतने बजे गया, खाना लेके इतने बजे आया। अरे दुनिया भर की कोरी बकवास तुमने लिख दी इसमें और पंचों के साइन करा दिए इस पे। वो क्यों नहीं लिखा तुमने जो चोरी किया मेरे घर से? वो क्यों नहीं लिखा तुमने कि तुमने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उसके बाद उस स्टेटमेंट को बदला और उसके बाद मेरे को साइन कराने की कोशिश की और मैंने कहा मैं अपनी स्टेटमेंट पे करूंगा वरना नहीं करूंगा? वो क्यों नहीं लिखा पंचों ने? मैंने कहा इन मैडम से, मैंने कहा मैडम पंच का मतलब ये होता है मेरी बेटी के जाने का टाइम और आने का टाइम नहीं होता। जोमेटो से कितने बजे तुम्हारे खाने की डिलीवरी हुई उसका टाइम नहीं होता उसमें। इसमें ये डालो आप जो यहां पे हो रहा है घटनाक्रम, ये डालो आप कि जो हाई कोर्ट का एफिडेविट इन्होंने सीज किया है इसको उन्होंने कैसे हटा दिया। ये डालो आप कि मैं कह रहा हूं कि मैं इनकी कही हुई स्टेटमेंट पे साइन नहीं करूंगा, अपनी पे करूंगा। ना जी ना। क्या कह रही है पंच? कह रही सर ये सही तो कह रहे हैं, जो रिलेवेंट है वही तो लिखेंगे, ये ठीक लिख रहे हैं। मैंने कहा पंच जी आप यही लिख दो अपने पंचनामे में कि एज अ पब्लिक विटनेस मैंने सौरभ भारद्वाज को यह राय दी कि जी जो ईडी कह रही है उसी पे साइन कर देना चाहिए क्योंकि इनको ज्यादा पता है। ये पब्लिक विटनेस का स्टैंडर्ड है और ये इनकी मिली भगत है। तो दोस्तों एविडेंस आपके सामने है। एविडेंस असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी मयंक अरोड़ा के लैपटॉप में है और इस प्रिंटर के अंदर है। मैं दरख्वास्त करूंगा आप मीडिया से, देखो ईडी तो सुनेगी ही नहीं, वो तो उनको तो कहेगी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको पता ही नहीं चला। आप लोगों को ये मोर्चा उठाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आज दब गए तो आपके घर भी छापा पड़ेगा और ऐसे ही स्टेटमेंट पे साइन कराया जाएगा। सबके घर छोड़ेगा कोई किसी को नहीं। यहां पे ये बड़ी खराब स्थिति आ गई, ये बहुत खराब स्थिति है और बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि इस देश को कैसे बचा के ले जाएं। मुझे तो ये लगता है कि टफ है। और फिर आखिरी में जब बात नहीं बन रही थी
तो मैंने उनको कहा कि सर जी मैंने लिखा हुआ है 2 साल मुझे जाना है अंदर, आज नहीं कल मैं 2 साल अंदर जाऊंगा और तैयार बैठा हूं जाने के लिए, ले चलना है तो ले चलो, साइन नहीं करूंगा। उनके डिप्टी डायरेक्टर को भी फोन पे कहा कि भैया लेना है तो ले चलो, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। 3 बार मैंने उनको कहा भाई मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं, ले चलो, लिख दो इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। मैंने कहा अंग्रेजी तो लिखनी है, कोऑपरेट नहीं कर रहा। कोऑपरेट का मतलब जो तुम कहो वो मैं कर दूं, वो कोऑपरेशन हो गया। कमाल हो गया। 22 पेजों का स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, 22 पेजों का, लगभग 21-22 पेज थे, और चल रहा था स्टेटमेंट, और भी लिखवाता क्योंकि इसके अंदर तो हमारे हाथ बहुत कुछ लग गए। तो साथियों, दूसरी बात, एक और बड़ी जरूरी बात है, मैंने उस स्टेटमेंट में लिखवाया कि साहब आप मुझसे जो इतनी सारी चीजें मांग रहे हो ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, मेरे हाथ से लिखे हुए सरकारी डॉक्यूमेंट जो सरकारी फाइलों में सेक्रेटेरिएट में वहां पे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार से मुझे दिलवा दो। मैंने आरटीआई लगा के सरकार से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, मुख्य सचिव से, उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मेरे पास आरटीआई है। कह रहे सर ये लाइन हटा लो। मैं क्यों हटा लूं? कह रहे सर हम कोई ना देंगे डॉक्यूमेंट। मैंने कहा और कौन देगा? कह सर आप डायरेक्ट मांगो सरकार से। मैं कहा सरकार तो मेरी आरटीआई का जवाब नहीं दे रही, आप मांगो ना। तो क्या बोला असिस्टेंट डायरेक्टर साहब? कह रहे सर हमारा काम कोई ना है डॉक्यूमेंट्स लाना। मैंने कहा अच्छा आपका काम मेरे घर छापा मारना है। भाई तुम मेरे घर छापा मार के डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर सकते हो तो सरकार से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो नहीं मांग सकते? तो पूरा का पूरा खेल है